अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर आपको परेशान करता है? आपने जितने रिक्वेस्ट मुझे की हैं इस चैप्टर के लिए, लगता तो ये परेशान करता है। तो आइए मेरे साथ हम बात करते हैं बायोएनर्जेटिक्स की और देखते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स क्या होते हैं और वो हमारी बॉडी में कैसे ऑपरेट करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। और आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं ये वो चैप्टर है जिसको हमारे वोटिंग पोल में आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट कास्ट किए और ये है बायोएनर्जेटिक्स। तो आइए हम शुरू करते हैं बायोएनर्जेटिक्स को। अब देखिए, जब हम बात करते हैं बायोएनर्जेटिक्स की तो सबसे पहले हमें इसके नाम पे गौर करना है। बायोएनर्जेटिक्स होता क्या है, ठीक है। नाउ द वर्ड बायोएनर्जेटिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स एज यू कैन सी। इसमें एक जो वर्ड है इट्स बायो एंड आपको पता है इट्स ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ। और ये जो वर्ड है एनर्जेटिक्स, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स? इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म या बाय अ लिविंग सिस्टम। जो आपको सही लगे वो आप इसके अंदर जो है वो फिट कर सकते हैं, कह सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोएनर्जेटिक्स में हम लोग क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म में कैसे जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये काम कैसे करते हैं। अच्छा, अब ये बात आपको मालूम है और ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि दुनिया की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चल से फॉर एग्जाम्पल हम इंसानों की बात कर लेते हैं, हमें और दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और आपको ये बात भी मालूम है कि हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है वो हमारा सन है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं धूप में जाके खड़ा हो जाऊँ और सूरज से डायरेक्ट जो है वो एनर्जी लेना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए आपको पता है देयर इज अ चेन। तो हमारे पास जब सनलाइट आती है तो हमारे पास सनलाइट से आपको पता है जो कि सनलाइट के अंदर फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स या कि फॉल करते हैं ज़मीन के ऊपर और जहाँ जहाँ तक सनलाइट पहुँचती है वहाँ पर ज़मीन पे आपको पता है इसको ट्रैप करते हैं प्लांट्स, और प्लांट से ज़्यादा बेहतर है कि मैं कहूँ इसको ट्रैप करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। और जब ऑटोट्रॉफ्स को ट्रैप कर लेते हैं तो आपको पता है ऑटोट्रॉफ इस फोटोन को यानी इस सोलर एनर्जी को, जो कि एनर्जी की एक फॉर्म है, ये ऑटोट्रॉफ इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। अब ग्लूकोज आपको पता है ये केमिकल मॉलिक्यूल है, तो ये केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। फिर ऑटोट्रॉफ भी, क्योंकि ऑटोट्रॉफ खुद भी जो खाना बनाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ भी, दोनों वो मिलते हैं और मिलके इस ग्लूकोज को प्रोसेस करके इससे एटीपी, जो कि एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जिसकी मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करने लगा हूँ, वो बना लेते हैं। तो ये जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और आपको ये बात बताने की ज़रूरत अब नहीं है कि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में हमारी बॉडी से रिलीज़ भी हो रही होगी। तो हीट हमारी बॉडी से रिलीज़ भी हो रही है, और हीट भी आपको पता है एनर्जी की एक फॉर्म है। तो एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म में, और ये सिलसिला जो है वो चलता चला जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस की जो स्टडी है, इस स्टडी को हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का, ठीक है। तो ये बायो एनर्जेटिक्स का होपफुली कॉन्सेप्ट आपको सारा क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि दुनिया में सिर्फ 2 नेचुरली अकरिंग प्रोसेस ऐसे हैं, सिर्फ 2, जो कि बायो एनर्जेटिक्स के प्रोसेस को गवर्न करते हैं। और वो 2 प्रोसेस कौन कौन से हैं? उनमें से जो पहला प्रोसेस है वो है फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर हमसे मुराद ऑटोट्रॉफ्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो दूसरा प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आप ये बात ध्यान में रखिएगा और ये बात याद रखिएगा
कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वही ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस में बना उसकी मदद से जो है एनर्जी जो है जनरेट की जाती है। अच्छा, जब आप किताब में देखेंगे तो किताब में उन्होंने फोटोसिंथेसिस को पहले लिखा हुआ है और रेस्पिरेशन को बाद में लिखा हुआ है, बट जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं रेस्पिरेशन जो है वो बच्चों को पहले पढ़ाऊँ। उसकी वजह ये है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज़ ए यूनिवर्सल प्रोसेस। अब जब मैं कह रहा हूँ कि इट्स ए यूनिवर्सल प्रोसेस तो क्या मतलब हुआ मेरा? इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसके बरक्स अगर मैं फोटोसिंथेसिस को देखूँ तो फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट ए यूनिवर्सल प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ऑटोट्रॉफ्स के अंदर मिलता है। तो ये बात थोड़ी सी आपने जहन में रखनी है। इसलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम रेस्पिरेशन पहले पढ़ेंगे और रेस्पिरेशन पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस को जो है वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, मगर इनको करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और आज मैंने आपसे डिस्कस करना है एक बहुत ही ज़बरदस्त केमिकल मॉलिक्यूल जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो आइए अब मैं और आप चलते हैं और चल के ATP को सारा देखते हैं और समझते हैं कि वो क्या चीज़ है। ओके, तो फिर आइए मेरे साथ देखते हैं उसको कैसे काम करता है वो। जी डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की यानी ATP की, और मैंने ATP के जो है वो बेसिक फैक्ट्स यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। तो जब हम बात करते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की तो आपने पहली जो पॉइंट याद रखनी है कि ये जिस क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तो बिलोंग करता है वो न्यूक्लिक एसिड है। और आपको याद है, आपने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं तो इट्स ए मोनो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। अब आपको अच्छी तरह से याद है कि जो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, उनमें एक शुगर होती है, और शुगर जो होती है वो पेंटोस शुगर होती है। आपको याद है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो ये आपके पास मैंने एक पेंटोस शुगर बना ली। आपको पता है ये इसका कार्बन नंबर 1 है, दिस इज़ द कार्बन नंबर 2, दिस इज़ द कार्बन नंबर 3, दिस इज़ कार्बन नंबर 4, और इसके साथ यहाँ पर ही कार्बन नंबर 5 हमारे पास अटैच है, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है कि इसका जो कार्बन नंबर 1 है उसके ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच होती है। और ये बात आपने याद रखनी है और भूलनी नहीं है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होगी इट विल बी एडेनिन। नाउ दैट्स व्हाई इट इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद ये हमारी पेंटोस शुगर है, और आपने याद रखना है और ये बात भूलनी नहीं है कि ATP में पेंटोस शुगर हमेशा राइबोस शुगर होती है, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर नहीं होती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसके पास आपको मालूम है कि एक फॉस्फेट तो यहाँ पर लगा हुआ होता है, अटैच होता है, और ये इसका एक नॉर्मल फीचर है। मगर आपने याद रखना है कि ये मोनो न्यूक्लियोटाइड का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब इसके साथ जब आप देखेंगे तो इस फॉस्फेट के साथ हमें यहाँ पर 2 एडिशनल एक्स्ट्रा फॉस्फेट अटैच हुए हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तो मोनोन्यूक्लियोटाइड, बट इट्स अ बिट मॉडिफाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि ये जो 2 बॉन्ड्स हैं दे आर हाई एनर्जी बॉन्ड्स, इसीलिए आप ATP को विच इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 1, 2 और 3 फॉस्फेट आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, 3, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्राइफॉस्फेट। आप इसको ADP में, यानी हम ये वाला बॉन्ड इसका ब्रेक कर देंगे, ये इनसे अलग हो जाएगा और ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाएगा। और ADP को AMP में, यानी हम इसका ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ये यहाँ से अलग हो जाएगा और हम इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ना यही प्रोसेस रिवर्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये एरो ऐसे भी लगा सकता हूँ। तो जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होगी तो ATP को तोड़ के ADP बनाएगा, ADP की और एनर्जी की ज़रूरत है तो ADP से AMP भी बना सकता है। इसी तरीके से जब कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा होगा जहाँ पर एनर्जी आ रही होगी, जनरेट हो रही होगी, जैसे रेस्पिरेशन है, तो उसमें हम AMP को मिला के क्या बनाएंगे, ADP, एक फॉस्फेट के साथ मिला के, फिर ADP को एक और फॉस्फेट के साथ मिलाएंगे और ATP बना लेंगे। अब आपने यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है और बिल्कुल भी इस बात को भूलना नहीं है कि जब हम बात करते हैं ATP की, तो ATP एक बहुत ही अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। हाई, इस पर एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा, तो जिस मॉलिक्यूल के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जिस मॉलिक्यूल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो एक बहुत ही अनस्टेबल और जो है वो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है। तो इसलिए ATP अपने ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में बहुत अनस्टेबल होता है, इसलिए ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी एनर्जी देके ADP बन जाए ताकि वो स्टेबिलिटी जो है वो हासिल कर सके। अब जब आपने इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया तो आप ये बात याद रखिएगा कि अब जब सेल को एनर्जी चाहिए होगी तो वो ATP जो है वो बनाएंगे,
और एटीपी से जो है वो एनर्जी ले लेंगे, और जब एनर्जी स्टोर करनी होगी तब भी वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लेन देन के लिए करेंसी नोट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काम बिल्कुल वैसे के वैसे है। तो आप कोई चीज़ देते हैं तो करेंसी नोट देते हैं और लेते हैं और वो चीज़ दे देते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप करेंसी नोट देते हैं और वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो सेल को जब एनर्जी देनी होती है तो एटीपी से लेके देता है, और जब एनर्जी स्टोर करनी होती है तो एटीपी की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब नाउ 2 प्रोसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास एटीपी जनरेट होते हैं। उनमें से एक प्रोसेस है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये था इंट्रोडक्शन ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, और के साथ हमने आज बात की एटीपी की। होपफुली आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब आप और मैं मिलेंगे तो हम बात शुरू करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। मैंने आपको बताया हम पहले रेस्पिरेशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस उसके बाद करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल, बहुत पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसको सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। जब भी सब्सक्राइब किया करें बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हम तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर जो लेक्चर्स अपलोड करते हैं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है पढ़ाई अपनी जारी रख सकें। जो आपके दोस्त जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको बताइए और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं डॉक्टर आसिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। टिल देन खुदा हाफिज़।